नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी चंबा, जहां पे आपको पिछले सेशन में मैंने आपके एचपी पटवारी साथ में जेबीटी कमीशन के अंदर जो आपका पॉलिटी का सिलेबस है यानी पॉलिटिकल साइंस का, उसके अंदर आपको मैंने 5th लेक्चर को प्रोवाइड किया, जिसके अंदर आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया, आपको मौलिक अधिकार के बारे में यहाँ पे बताया गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले लेक्चर में आपको पूरी डीपीएसपी समझा देंगे ताकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। आपके फंडामेंटल राइट हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, साथ में आपका डीपीएसपीज हो गए, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे देखते हुए हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो आइए इसकी हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये होता क्या है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझा रहा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो याद रखिएगा क्या यहाँ पे होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य क्या हो जाएगा, जस्ट एक मिनट, ये क्या हो गया आपका राज्य का क्या, राज्य के नीति निदेशक तत्व। समझाता हूं अभी। नीति निदेशक तत्व होते क्या हैं, आप इसको पहले समझ लीजिए ताकि फिर आपको आगे कोई दिक्कत ना आए, ताकि आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें बस समझनी पड़े। यहाँ पे याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान का एक ऐसा भाग है ना, जिसको कहा जाता है कि ये हमारे संविधान निर्माताओं ने इसीलिए जोड़ा क्योंकि ये एक प्रकार से ना गवर्नमेंट को कह सकता हूं कि बताते हैं, या फिर गवर्नमेंट को एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको जनता के लिए क्या काम करने चाहिए। ये किसने बताया, ये संविधान निर्माताओं ने इसको शामिल किया कि आप ऐसे ऐसे काम करोगे जिससे देश में काफी ज्यादा विकास होगा, जो निम्न वर्ग के लोग होंगे उनका भी उत्थान होगा। इस बात को याद रखिएगा, इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। ये कहाँ से उठाया गया था, तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से इसको उठाया गया। इस बात को याद रखिए। ये हमारे संविधान का पार्ट 4 है। कौन सा 4 है, पार्ट 4 है। थर्ड वाले में अभी आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा। दूसरी चीज, कौन सा आर्टिकल होते हैं सर, 36 से लेकर के 51। अभी आपने देखा कि इसके पहले आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, ये आपका डीपीएसपी है। दूसरी चीज, यहाँ पे ये नेसेसरी नहीं होता कि ये गवर्नमेंट करे ही, क्योंकि उसके लिए वो बाध्य नहीं होता है, बस एक प्रकार से बताया गया है। इस बात को याद रखिए, बाध्य नहीं होंगे मतलब कि वो गवर्नमेंट चाहेगी तो करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी, बट है ऐसा, ये आपको ध्यान देना है। तो हम इसके बारे में एक एक करके देखेंगे सारी चीजें डिटेल में। क्या लिखा गया है देखिएगा ध्यान से, मैं पढ़ के बता रहा, जहां नहीं समझ में आएगा मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। बोला यह राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। मतलब मार्गदर्शक का मतलब क्या होता है सर, मार्गदर्शक को इंग्लिश में कहता है गाइडिंग प्रिंसिपल है। मतलब क्या हुआ इसका कि ये राज्य को बताता है, राज्य का मतलब गवर्नमेंट को बताता है, देश को बताता है कि आपको कैसे काम करना चाहिए। तो कौन बताएगा सर, डीपीएसपी बताएगा। ये क्या करेगा, इसका मुख्य उद्देश्य ये था ना कि नागरिकों का कल्याण किया जाए, समाज में समानता, न्याय, इन सबको सुनिश्चित किया जाए। इन सबको क्या किया, जैसे कि इसमें क्या बोल रहा कि हमें बताता है, हमें इंश्योर करेगा वेलफेयर ऑफ सिटीजन, इक्वालिटी, जस्टिस एंड द डेवलपमेंट इन द सोसाइटी। इसके बारे में यहाँ पे बात करेगा। अगली चीज कि ये फंडामेंटल राइट की तरह क्या होगा, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। जैसे आपको डीपीएसपी में पता चला कि कोई आपको गिरफ्तार कर, अरे सॉरी, फंडामेंटल राइट के थ्रू अगर कोई गिरफ्तार कर लिया तो आप फंडामेंटल राइट के थ्रू जाओगे, आप अब उसके खिलाफ आवाज उठा पाओगे। लेकिन इसमें हम नहीं कर सकते, जो जनता है नहीं कर सकती, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है, वो आपका बाध्यकारी है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये वो वाला फोर्सेबल था, ये इनफोर्सेबल है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है कि ये पार्ट 4 में शामिल है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कौन से पार्ट में है सर, पार्ट 4 में है। तो ये बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा पहले डीपीएसपी होता क्या है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने इन चीजों को समझी है। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या आपको दिख रहा होगा, सारा मैंने बताया कि 36 से लेकर के 51 तक है। जैसे हमने फंडामेंटल राइट के अंदर सारे आर्टिकल्स को समझा कि आर्टिकल 14 क्या बताता है, आर्टिकल 16 क्या बताता है, 17 क्या बताता है, 18 क्या बताता है, वैसे 36 से लेकर के 51 तक हमें याद होना चाहिए। तो हम इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, सबको आपको समझाएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो क्या दिख रहा है, पहला आर्टिकल 36 से समझिएगा, समझ लेंगे ना तो आर्टिकल याद करना मुश्किल नहीं होता, हमको बस समझना मुश्किल होता है। तो आर्टिकल 36 हमसे ये कहता है ना, राज्य की परिभाषा देता है। क्या राज्य की परिभाषा, राज्य का मतलब क्या है सर, राज्य का मतलब देश से है, कि राज्य में कोई भी देश है, वहां पे अगर क्या है, जनता है, जनता के अलावा भूभाग है,
और भी बहुत सारी चीजें, सरकार है, नियंत्रण है, संप्रभुत्व है वो देश, तो ये क्या है, एक प्रकार की राज्य हो जाता है, ये एक प्रकार का देश हो जाता है, और यही क्या है, राज्य की परिभाषा हो गई, देश की परिभाषा हो गई। तो पहला हो गया राज्य की परिभाषा देता है, याद रखिएगा। राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है हमारा आर्टिकल 12 भी, आर्टिकल 36 भी। तो आपको याद रखना है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट कौन बात करता है, कौन कौन आर्टिकल, बस आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि राज्य की परिभाषा निम्न में से किस अनुच्छेद में दी गई है। तो आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 4 ऑप्शन, या तो 36 दिया रहेगा या तो 12। तो याद रखिएगा दोनों में से कोई भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30, मतलब ऑप्शन नंबर मैं बोल रहा 36 वाला भी सही हो जाएगा, 12 वाला भी, दोनों की डेफिनेशन दी गई है, याद रखिएगा। आगे 37 आपसे क्या बोला, ये अदालत में लागू नहीं होते लेकिन शासन के लिए महत्वपूर्ण होते। क्या हुआ मतलब सर, मैंने अभी आपको बताया जो हमारे डीपीएसपी है ना, वो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट इसको माने, जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो तो मानना पड़ेगा, लेकिन जो ये हमारा डीपीएसपी है इसमें कई सारी चीजें कल्याण करने के लिए जो लिखा गया, अलग अलग पॉलिसीज बनाने के लिए, वैसा गवर्नमेंट नहीं भी करेगी ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, बस ये हमें बताया जाता है। आप इसके खिलाफ कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इन सारी जगहों पे नहीं जा सकता, जबकि वहाँ फंडामेंटल राइट का अगर मामला होता तो हम चले जाते। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आर्टिकल 37 भी समझ आया। पहला हो गया राज्य की परिभाषा, दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे बताएगा आपका कि आप अदालत में नहीं जा सकते हो, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। इसके बाद 38 क्या है, बोल रहा कि सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना, यानी कि आपको ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो क्या हो, उनका विकास हो, इसके अलावा उनको पैसे मिले, रोजगार मिले, इस तरीके का कार्य हमारा 38 बताता है कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। अगला है कि 39 क्या बताता है, बोल रहा कि आर्टिकल 39 हमसे बात करता है सभी की आजीविका, समान वेतन और संसाधनों का समान वितरण करना चाहिए, यानी देश में जो भी कोई भी पॉलिसीज आ रही, कोई भी आपका रिसोर्स है, सबको क्या है, समान रूप से मिलना चाहिए। कौन बात कर रहा है, आर्टिकल 39। इसी में सबसे एक इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 39A, क्या बोला, सभी के लिए समान एवं मुफ्त कानूनी सहायता, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई गिरफ्तार हो गया, ठीक है, किसी के खिलाफ कोई केस है, तो अगर उस कोई सामने वाला है उसके पास पैसा, वो क्या किया, अपना जो वकील है, एडवोकेट है, उसको हायर किया। अगर आपके पास नहीं है, आप क्या करोगे, आप तो हायर नहीं कर पाओगे, तो आपकी तरफ से बात कौन करेगा, यहाँ तो वो डायरेक्ट अपनी केस को जीत सकता है। इसीलिए जो गवर्नमेंट है ना, वो क्या करती है, ये हमारा संविधान ये बताता है कि उसके लिए एक सरकारी आपका वकील यहाँ पे हायर अपने आप ही हो जाता है, वो उसके खिलाफ उसके केस को लड़ता है। तो याद रखिएगा ये हमें कौन बात करेगा, लीगल एड के बारे में, इक्वल जस्टिस के बारे में, आर्टिकल 39 इंपॉर्टेंट है, मैं आगे से ये आपको बता दे रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो बोला गांव में पंचायत व्यवस्था को बढ़ावा देना। पहले पंचायत व्यवस्था हमारे देश के अंदर नहीं थी। हुआ क्या कि आपका यहाँ पे 9वां जो अनुच्छेद जोड़ा गया उसमें आपका पंचायत के बारे में बात की गई। तो आपको ध्यान देना है, गांव में पंचायत के बारे में बात कौन करेगा, आर्टिकल 14। रिवाइज करता हूँ, आर्टिकल 36 आपसे बता रहा राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 37 क्या बोल रहा है कि आप अदालत में नहीं जा सकते हो, ये आपके लिए बाध्यकारी, ये नहीं होता है गवर्नमेंट के लिए। आर्टिकल 38 क्या करता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्रदान करता है। दूसरी चीज 39 में क्या होता है कि आपको समान वेतन, सारी चीजों को समान वितरित करना है ताकि समानता बन जाए। इसके अलावा आर्टिकल 39 इंपॉर्टेंट है कि आपके खिलाफ, आपके पास वकील नहीं है, आपको हायर गवर्नमेंट करके, गवर्नमेंट मतलब आपको सरकारी वकील मिल जाएगी। आर्टिकल 40 बात करता है पंचायतों के बारे में, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। याद रखिए, इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा, रटने का प्रयास न कीजिए। अगर आपको मतलब समझ में आ जाए, एक बार बैठ करके कॉपी पे अकेले में लिखिएगा, देखिए अगर नहीं याद हो जाए तो फिर कहिएगा कि सर हाँ नहीं याद हो रहा, फिर से मैं रिवाइज करूंगा। बट याद रखिएगा, अगर आप मेहनत करोगे इसको याद करने में ना, तुरंत समझ में आ जाएगा। बस आपको मैं जो बोल रहा ना, सुनना है, ध्यान से समझना है बस उसको, फिर आपको यहाँ पे देखना है क्या लिखा गया है। लिखने उखने का काम अगर करते होगे तो उसको बाद में करिएगा, पहले सुन लीजिए कि क्या मैं यहाँ पे बता रहा। आगे क्या है, आर्टिकल आपको इंपॉर्टेंट मैंने बताया ना 39A, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 41 क्या बोलता है, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, किस तरीके के, ये तो आपको सिंपल सा समझ में आ रही होगी ये बातें। आर्टिकल 42 क्या कहता है कि मानवीय कार्य परिस्थितियां और मातृत्व राहत, यानी कि जो अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा तो उसको अलाउंस मिलने चाहिए, अलाउंस नहीं मिल रहा तो उसको कुछ छूट मिलनी चाहिए, या बोनस जो होता है, इस तरीके की बातें करता है हमारा आर्टिकल 42। बस है ये, अब जरूरी नहीं है ऐसा, तो आपको मैंने पहले बता दिया। आर्टिकल 43 क्या बोला, उचित वेतन
और अच्छा जीवन स्तर, मतलब कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वो कंपनी वाला आपसे ये नहीं करा सकता कि आपको कम वेतन दे या फिर आपको ज्यादा टाइम काम कराए और वेतन को भी कम दे। तो ये कहाँ पे ये लिखा गया कि ये इसका विरोध आप कर सकते हो, ये है आर्टिकल 43 में। लेकिन याद रखिएगा ये बाध्यकारी नहीं है, ये फोर्सेबल नहीं है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये हमारे डीपीएसपी में है। और इसके बारे में बात कौन करता है, तो आप याद रखिएगा इसके बारे में बात करता है हमारा आर्टिकल 43, ध्यान दीजिएगा। आगे आर्टिकल 43 श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी, कि जैसे कोई कंपनी हुआ तो उसमें अगर श्रमिक जो है उनको बोनस इस टाइप की चीजें मिलनी चाहिए, इसी को बोला वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, इस बात को याद रखिए। 43A 43B आप ध्यान दीजिएगा। बी वाले में क्या बोला कि इसमें आप सहकारी समितियों को बढ़ावा दें, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा दें। जैसे अमूल जैसे दूध की जो कंपनी है वो आपकी कोऑपरेटिव कंपनी है, तो उसको क्या किया जाए, वैसे कंपनियों को बढ़ावा दिया जाए जिससे देश के अंदर विकास हो। तो ये 43A और 43B आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मजदूर कंपनी से रिलेटेड बातें की गई हैं। 44 क्या बोला, इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, कई बार बता चुका हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करा, समान नागरिक संहिता, इसके बारे में बताया हूं मैं कि अगर कोई नियम है वो सबके लिए समान हो, इस तरीके की बातें की जाती हैं, जबकि ऐसा अभी है नहीं। लेकिन सबके लिए, जैसे तलाक का भारत के हिंदुओं में अलग सा सिस्टम है, मुस्लिमों में अलग है, वो समान होना चाहिए। वो कौन बात करता है, सर हमारा यही बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। तो ऑप्शन मतलब सॉरी ऑप्शन नहीं, आर्टिकल 44 उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, रिवाइज कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये वाला 40 वाला पंचायत के बारे में जो बात की गई है 39A, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। ये देखिएगा आर्टिकल 44 45 क्या बात कर रहा कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। शिक्षा के बारे में और किसने बताया था सर, आर्टिकल 21A ने बताया था। और यहाँ पे आर्टिकल 45 बता रहा शिक्षा से लेके। आर्टिकल 46 क्या कह रहा है सर कि जो SC ST वाले ना, ऐसे लोगों का कल्याण करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए, या इनका हमें क्या करना चाहिए, इनका हमें कल्याण करना चाहिए, ये बातें याद रखिएगा। आर्टिकल 47 क्या कह रहा है, पोषण और स्वास्थ्य स्तर सुधारना, नशे पर रोक। ये कौन नशे पर रोक की बात कौन करेगा, आर्टिकल 47 डीपीएसपी के अंदर है। अगर जैसे मान लीजिए कोई आपका दारू का ठेका होगा, मान लीजिए कोई शराब का ठेका हो गया, अगर गवर्नमेंट जाती है, पुलिस जाते हैं, उसको बंद कर देंगे। अब वो क्या करेगा, आपको पूछेगा, जो दुकान वाला है वो आपसे पूछेगा क्यों बंद कर दी हो, या फिर वो ये नहीं कह सकता मेरे पास फंडामेंटल राइट है, मैं ये काम कर सकता, मुझे स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 को मैं कर सकता हूँ। 19 में आपने पढ़ा ना कि व्यवसाय करने का अधिकार, लेकिन ये क्या है, ये एक प्रकार से नशे वाला है। तो इसको है नशे वाला, आपके पास स्वतंत्रता है लेकिन आप उसको खोल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 46 में लिखा गया है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नशे पर रोक लगा सकती है। यानी आर्टिकल 19 का उपयोग किया था, लेकिन उसको आर्टिकल 46 के थ्रू आपने क्या किया, बंद कर दिया। तो ये कौन बताता है, ये बताता है हमारा आर्टिकल 47, इंपॉर्टेंट है। देखिए दोनों का कनेक्शन कैसे एक दूसरे से यहाँ पे बैठ रहा, ध्यान दीजिएगा। आगे आर्टिकल 48 क्या बात करता है, कृषि और पशुपालन का आधुनिकीकरण, यानी कि आप अगर एग्रीकल्चर कर रहे हो तो एग्रीकल्चर के अंदर नई नई देश के अंदर मशीनों को लगाओ, उत्पादन को बढ़ाओ, ये सारी चीजें कौन करता है, आर्टिकल 48 करता है। 48A क्या बताता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये बताएगा हमारा पर्यावरण एवं वन से संरक्षण, आपको पता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी पढ़ा रखा हूं, तो इसको याद रखिएगा। 48 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आर्टिकल 49 क्या बात करता है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा, मतलब हमारे देश में जो भी स्मारक है, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, इन सब की रक्षा करना देश का कर्तव्य बनता है। इसको कौन बताता है, हमारा डीपीएसपी बताता है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ से 48A 49 46, इसके अलावा 45 भी, ये सब इसमें का सब इंपॉर्टेंट है। 45 46 47 48A, इसके अलावा 49 सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। आगे कुछ और बचे हैं उसको भी देख लेते हैं। 50 क्या बोला, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। जैसे कार्यपालिका में आपका जो लोग कार्यपालिका के अंदर होते हैं, यानी कि विधायिका क्या करती है, विधि का बनाती है, कानून को बनाती है, जबकि कार्यपालिका उसको लागू करती है। लेकिन अगर न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, ये सब जो कोर्ट है हमारे, वो उनसे जुड़े रहेंगे, तो अगर वो कोई गलत फैसले लेंगे तब भी सुप्रीम कोर्ट उसको मतलब कि उसका विरोध नहीं कर सकते, इसीलिए न्यायपालिका को अलग कर दिया गया है।
और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, सिंपल सा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब मैं एक बार दोबारा से सारे आर्टिकल को रिवाइज करूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको थोड़ी बहुत कुछ चीजें छूट भी गई हो तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाए, ताकि जब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करें तो हमें सब चीजें यहाँ पे समझ में आना स्टार्ट हो जाए। तो आइए ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं दोबारा रिवाइज कर रहा, कोई दिक्कत ना होने की वजह से। क्या बोला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो सर आयरलैंड से लिए गए। पार्ट 4 में ये है आपका आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है ये। इसके बाद हम आर्टिकल की बात करना स्टार्ट किए सर, ये यहाँ पे आपका लिखा गया था। आगे क्या था, 36 बताता है राज्य की परिभाषा, 37 बताता है हमें क्या, कि हम इसके खिलाफ अदालत में नहीं जा सकते, फंडामेंटल राइट के खिलाफ आप जा सकते हो। आर्टिकल 38 बताता है सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 39 बताता है हमें कि सबको समान वेतन यानी समानता स्थापित करनी चाहिए। 39 ए क्या बताता है कि सबको, यहाँ पे 39 ए बताता है कि सभी के लिए समान और मुफ्त कानूनी सहायता की जाए, जैसे मैंने वकील वाला बात बताया वो इसी में आपका आता है। 40 क्या बताता है, गांव में पंचायत, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है आर्टिकल 40 के बारे में, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्या है 41, सर बोला कि काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, यानी कि जिनको जरूरत है। आगे 42 क्या बोला कि मानवीय कार्य इस तरीके के किए जाने चाहिए और साथ में इनको बढ़ावा देना चाहिए। साथ में ये कंपनी से रिलेटेड होता है, किससे सर, कंपनी से रिलेटेड। 43 43 ए बी ये आपने यहाँ पे देखा, इसको यहाँ पे याद रखिएगा। 44 एकदम इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मैंने आपको समझाया कि सबके लिए समान अधिकार होने चाहिए, सबके लिए समान कानून होने चाहिए। 45 हमसे क्या बात करता है कि आपको 6 वर्ष से कम बच्चों से, 6 वर्ष के बच्चों के लिए क्या करना चाहिए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे आर्टिकल 46 भी समझ आ गया होगा, 47 भी, 48 भी, और बोला कृषि का पशुपालन, ये 48 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये मैंने सारे आपके जो डीपीएसपी से तो उसके बारे में बता दिया। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको अब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप इसको याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो संविधान के किस भाग में आते हैं, तो आपको दिख रहा होगा पार्ट 2 3 4 5 कौन से में आते हैं, तो अब आपको आंसर पता होगा, ये आपके आते हैं 44 वाले में। तो ध्यान दीजिएगा, जस्ट एक मिनट, मैं आंसर आपको अभी आगे करा रहा। तो याद रखिएगा, संविधान का जो पार्ट मतलब पार्ट 4 है ना, ये डीपीएसपी के बारे में बताता है। आगे डीपीएसपी किस देश से लिया गया, सर आयरलैंड से लिया गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, बोला कि आर्टिकल 36 किससे संबंधित है, तो मैंने क्या बताया सर, ये राज्य की परिभाषा से संबंधित है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट से संबंधित है। तो आपको ये बातें याद रखनी, इक्वालिटी है नहीं, विलेज पंचायत, सर विलेज पंचायत किस, ये अब देखिएगा, ये है आपका आर्टिकल 40, कैसे याद करते हैं इसी तरीके से। ये कौन सा है सर, 39 का ए है, क्योंकि जिसमें मैंने बताया ना वकील के बारे में, इक्वालिटी है सर, ये तो आप मान सकते हो एक प्रकार से फंडामेंटल राइट्स भी हो गया, यानी कि डेफिनेशन। यहाँ पे आप इसको कौन सा बता सकते हो सर, 37 सामाजिक न्याय, मतलब सामाजिक न्याय और आर्थिक स्वतंत्रता, सर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, इस बात को याद रखिएगा। डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है। आर्टिकल 37 क्या बताता है, इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, फंडामेंटल राइट नॉट इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट एंड इमरजेंसी पावर। हिंदी में बता रहा, मतलब इसका हिंदी में सुन लीजिएगा। इनफोर्सिबल बाय कोर्ट की मतलब कि कोर्ट में ये कह सकता हूँ कि बाध्यकारी होते हैं, क्या हम डीपीएसपी बाध्यकारी होता है या नहीं होता है, तो आपका जवाब आएगा कि ये बाध्यकारी नहीं होता है, गवर्नमेंट इसको कर सकती है, इसको नहीं कर सकती, ये इंपॉर्टेंट है। तो नॉट इनफोर्सिबल बाय द कोर्ट, हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट के खिलाफ हम चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि कोर्ट इसमें हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसको ध्यान दीजिएगा। 37 हो गया। आगे बढ़ेंगे, 38 हमसे क्या बात कर रहा, बात कर रहा रिलीजियस फ्रीडम की, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की, राइट टू एजुकेशन की, इक्वल पे की। तो रिलीजियस फ्रीडम के बारे में तो करेगा ना, 25 to 28 हो जाएगा। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कहते हैं सामाजिक एवं आर्थिक न्याय कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, इसको आपने अभी आगे देखा। राइट टू एजुकेशन यहाँ पे भी नहीं, आर्टिकल आपका कौन सा 45 और आपका 19 ए उसकी बात करेगा, आपको ये ध्यान देना, इक्वल पे का भी नहीं यहाँ पे होगा।
9 क्या बात करता है, तो आर्टिकल 39 बोला इक्वल लिवलीहुड, प्रेसिडेंट पावर, सुप्रीम कोर्ट, इमरजेंसी। तो इक्वल लिवलीहुड का मतलब समान जीवन स्तर, अभी आपने पढ़ा, और बाकी ये 3 आपके ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाते हैं। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस बात को आपको याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज को याद रखिए। आगे बढ़ेंगे तो 7वां क्वेश्चन क्या बोला, समान वेतन यानी इक्वल पे किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? तो आपको याद रखना है ये किसके अंतर्गत आएगा। आपका 38 दे दिया है, 40 दे दिया, यानी 40 तो होने वाला नहीं है। आपने डी के बारे में पढ़ा नहीं, यानी आपने पढ़ा किसके बारे में, 38 के बारे में पढ़ा था, और 42 के बारे में। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जस्ट एक मिनट, आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कौन सा समान वेतन के लिए यहाँ पे 38 में कहा गया। हाँ, 39 जो है ना ये बात करता है हमारे समान वेतन की, लेकिन 39 का डी आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे क्या करो, डी को यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो। यहाँ पे आप किसको सही कर लो, याद रखो ये डी को काट के आप क्या करो, यहाँ पे डी को काट के आप यहाँ पे 39 कर लो, ये आपका सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको याद रखिएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 39। तो ये कौन सा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, आपका हो जाएगा 39, इसका सही हो गया। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्या आपसे बोल रहा, आपसे बोल, ये 39 हो गया, समझ आया होगा। 39 ए किसकी बात करता है, फ्री लीगल एड की बात करता है, जो मैंने वकील के बारे में आपको बताया स्टोरी, वैसी टाइप का है ये, यानी उसी टाइप का क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या है, पंचायतों को बढ़ावा देने वाला आर्टिकल कौन सा है सर? तो आर्टिकल हमारा कौन सा बात करता है, 40 बात करता है इसको बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आर्टिकल 41 आपसे क्या पूछ रहा, बोल रहा कि टाइटल से, सर 18 का बात करता है, इन्वायरमेंट से, ये भी नहीं करता, रिलीजन करता है, नहीं सर, वर्क एंड दी एजुकेशन के बारे में बात कर रहा, यानी शिक्षा और आपका काम पे यहाँ पे बात कर रहा आर्टिकल 41। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। 42 किसकी बात करता है, बोला इक्वल जस्टिस, ह्यूमन वर्क कंडीशन, विलेज इंडस्ट्रीज, काउ प्रोटेक्शन। कौन सा हो जाएगा, इक्वल जस्टिस और काउ प्रोटेक्शन ये नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे कि 42वां आपका क्या बताता है, आपको यहाँ पे 42 यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने बताया कि 42 वाला आपसे बात करता है ह्यूमन वर्किंग कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि उनको क्या दिया जाए, कुछ ना कुछ आपको सुविधा दी जाए, इसकी बात कर रहा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 42 का, ह्यूमन वर्क कंडीशन के बारे में बात कर रहा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल 43 किससे बोल रहा, आपका मतलब यहाँ पे 43 किससे बढ़ रहा, तो आप यहाँ पे देखोगे कल्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, लिविंग आपका वेज है। तो आप देखोगे कि इसका जितना सारा आंसर है ना किससे हो रहा, तो आप देखोगे ये जितने मैंने आपको 2-3 स्लाइड यहाँ पे दिखाई, इसी 3 स्लाइड से आपका आंसर मिल रहा। तो एक बार आप इसको फिर से मैं रिवाइज करा रहा, ये 42 क्या है सर, 43 हमारा लिविंग वेज के बारे में बात कर रहा, वेतन के बारे में, 43 कंडीशन के बारे में, ये तो आपने देखा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी आपने देख लिया। इसके बाद एक बार और इसको देखिएगा, एजुकेशन के बारे में, SC ST पोषण, और यहाँ पे 48 वाला आपका पर्यावरण से रिलेटेड। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, इनको अभी आप देखिएगा, DPSP से रिलेटेड है। तो कौन सा आंसर है यहाँ पे, 43 किसकी बात करा, लिविंग वेज की बात करा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको आप PDF चाहिए तो एक बार कमेंट करिएगा कि यहाँ पे PDF चाहिए, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा सर से बोल के। आगे क्या बोला, 43 का बी क्या बोल रहा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात कर रहा, यानी कि सहकारी समितियों के बारे में बात कर रहा, आपने इसको देखा। 44 इंपॉर्टेंट है सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपसे 15 वाला क्या पूछ रहा, आपसे पूछ रहा आर्टिकल 45 क्या बोल रहा कि इन अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी कि कह सकता हूं कि बच्चों की देखभाल करना, ये कौन बताता है हमें, स्टार्टिंग में 6 वर्ष के बच्चों तक का। तो याद रखिएगा इसकी बात करता है आर्टिकल 45, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या बोला आर्टिकल 46 क्या बताता है सर, हमें बताता है SC ST क्या वेलफेयर कल्याण करना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही निम्न वर्ग में उनको माना गया, जबकि ऐसा होता नहीं है, सारे लोग इक्वल है, ये आपको ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा सर, SC ST की बात करता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल 47 किससे रिलेटेड है सर, तो आर्टिकल 47 है आपका न्यूट्रिशन एंड दी हेल्थ, यानी कि
पोषण और आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल 48 किससे जुड़ा है सर, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, और आर्टिकल 48 ए किससे जुड़ा है सर, इन्वायरमेंट से जुड़ा है, इस बात को याद रखिएगा। तो कौन सा है सर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है। एग्रीकल्चर में मशीनों का उपयोग करना, जीव जंतुओं को और आगे बढ़ावा देना, ये सारी चीजें आपको पता है। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, आर्टिकल 48A मैंने बताया ना कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो बोला आर्टिकल 49 क्या बोला कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक, या हमारे देश की जो भी कह सकते हैं कि स्मारकें हैं महत्वपूर्ण, उनकी क्या करनी, प्रोटेक्शन करना, संरक्षण करना। कौन बताता है सर, आर्टिकल 49 हमसे बताता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपको आर्टिकल से, तो आप इस चीज को याद रखिएगा, ऐसे ही आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आर्टिकल 50 किससे है, तो मैंने बताया कि न्यायपालिका को जो करना क्या है, न्यायपालिका को हमें कार्यपालिका से अलग करना है। मैंने बताया क्यों करना है, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको यहाँ पे सही होता हुआ नजर आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे और क्वेश्चन है आर्टिकल 51 क्या बोलता है, इंटरनेशनल पीस के बारे में बताता है, अंतरराष्ट्रीय यहाँ पे शांति के बारे में हमारा आर्टिकल 51 बात करता है। तो इस तरीके से डीपीएसपी के यहाँ पे कंप्लीट हो गए। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है सर, तो याद रखिए पॉलिटिकल राइट है या वेलफेयर स्टेट है, इमरजेंसी है या फिर इलेक्शन है। तो याद रखिएगा इसका मेन फोकस जो होता है वो होता है वेलफेयर, कल्याण करना राज्य के लोगों का। अगला क्या है, डीपीएसपी को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, लेजिस्लेटिव एंड दी एग्जीक्यूटिव की होती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो कौन करता है, कार्यपालिका और विधायिका करता है, ये बात आपको ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्या है, आपसे बोला डीपीएसपी किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना चाहता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है, इस बात को आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपके जो टोटल क्वेश्चन थे, अभी यहाँ पे कुछ और दिया है, मैं देख लेता हूँ क्या है, ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये वही रिपीटेड है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं यहाँ पे इस तरीके से ये आपका टोटल कंप्लीट खत्म हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते नहीं है, आपसे इतना डीप पूछेगा नहीं, तो इसी तरीके से हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। तो आपका ये जो पॉलिटी वाला कौन सा पार्ट था, पॉलिटी का पार्ट 6 था, इसमें हमने कई सारी चीजें कवर की। क्या क्या हमने पढ़ा, आइए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। बता रहा कि आर्टिकल कैसे याद किए जाते हैं, कई लोगों को यहाँ पे रट्टाफिकेशन करना होता है कि हम इस तरीके से रट लेंगे तो हमें आर्टिकल सारे याद हो जाएंगे, नहीं होता है ऐसे। कैसे होगा सर, हमें जो चीजें बताई जा रही ना उसको सुनना है, करना है। जैसे मुझे अभी कोई पूछेगा आर्टिकल 39A के बारे में बताओ, तो मैं कैसे बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें 39A में जो था ना कि बात की गई थी किसकी, लीगल एड की, कि अगर किसी के पास मान लीजिए क्लाइंट कोई अपराधी है, कोई व्यक्ति है, उसके पास आपका पैसा नहीं है अलग से वकील को हायर करने के लिए, तो आप क्या करोगे, वहां पे जो गवर्नमेंट है वो उसके बारे में बात करेगी। तो मुझे कैसे याद है कि मैं यहाँ पे इसके बारे मतलब एक एक करके सारे आर्टिकल के बारे में पढ़ लिया हूँ, तो मुझे ये चीजें याद है। आप देख रहे होगे कि मैं वैसे बता दूंगा, तो ऐसे ही आपको भी करना है, इंपॉर्टेंट है, याद है। ये कुछ कुछ जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया ना, आप इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट बनते हैं, तो इसी को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे राज्य की परिभाषा कैसे मैंने बताया, आप उसको सुने होंगे, अगर नहीं समझ में आता है ना तो एक बार दोबारा से वीडियो को पीछे कीजिएगा, यानी कि बैक करके दोबारा से रिपीट करके देखिएगा, सारी चीजें वहां पे क्लियर होंगी। बताता हूँ फिर से इंपॉर्टेंट, आप आर्टिकल 36 इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पे यहाँ समान वेजेस वाला भी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 39, और 39A इंपॉर्टेंट है, 40 इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ये आर्टिकल 43, और आपका ये 43 में का ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लिया जाता है क्योंकि प्राइवेट कंपनियां ज्यादा हैं। इसके अलावा ये वाला तो इंपॉर्टेंट है ही, मैंने कई दिनों से इसको बता रखा है। आगे क्या था आपका, ये वाला भी ध्यान दीजिएगा, SC ST वाला, इस पे का तो मैंने बताया सारा इंपॉर्टेंट है, ये नशे वाला भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। आगे क्या है, ये सब आपको ध्यान देना है। यहाँ पे कई सारी चीजें हो गई, उम्मीद करता हूँ सब आपको समझ में आ रहा होगा। PDF चाहिएगा कमेंट करिएगा,
सर आपको यहाँ पे PDF प्रोवाइड कर देंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है और आप उससे क्या करोगे, उससे आप यहाँ पे रिवीजन कर लेना ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो याद रखिएगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में करिएगा और हम जल्दी ही आपके सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट खत्म करा देंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इस बात को याद रखिए। तो यहाँ पे ये जो आपका DPSP वाला पार्ट है ये कंप्लीट खत्म हो गया। इसके अलावा अब आपको क्या बचेगा, आपका कह सकता हूँ ड्यूटीज के बारे में और आगे जो छोटे छोटे टॉपिक है, मैं 2-3 टॉपिक एक ही साथ लेके आऊंगा ताकि आपका जितना भी छोटा छोटा पार्ट है वो जल्दी क्लियर हो जाए और आपकी सारी चीजें यहाँ पे मैं पॉलिटिकल के अंदर भी कंप्लीट खत्म करा दूं। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा ये लेक्चर, आपको कैसा लगा ये पॉलिटी पढ़ के, ये आपका कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने आर्टिकल्स पढ़ाए कैसे समझ में आपको आया या फिर नहीं आया। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। तो उम्मीद करता हूँ आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो एक ही चीज़ है कि आप इसको सब्सक्राइब कर दो, साथ में इसे ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो भी लोग यहाँ पे जुड़े उनकी भी तैयारी बेटर तरीके से हो सके। धन्यवाद।